नमस्कार, मैं अनंत विश्वेन सिंह। आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। यूक्रेन रूस हमले में बहुत ही बड़ा प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि परमाणु युद्ध होगा कि नहीं, या तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं। इस वीडियो में हम अब तक की परिस्थितियों का आकलन करेंगे। उसके आधार पर आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। परमाणु युद्ध होगा या विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो में लगातार आप पूरे वीडियो देखें और ध्यान से देखें। यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट्स पर मेरा पहला वीडियो आपने ये देखा होगा, जिसमें मैंने इस युद्ध के वास्तविक कारणों को बताया है। जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि उसे ज़रूर देख लें। इसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ऐसा करने से परिस्थितियों का आकलन करने में आपको बहुत आसानी होगी और मेरी बात भी आपको ठीक से समझ आएगी। इस वीडियो की बात भी आपको समझ आएगी। आज का प्रश्न कि परमाणु युद्ध होगा कि नहीं, इस यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में परमाणु युद्ध कहीं शामिल होगा, हम उसको देखेंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न। इसका उत्तर तलाशने के लिए हमें समझना होगा। सबसे पहले इसका उत्तर तब हमें मिलेगा जब हम ये समझ पाएंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह युद्ध आखिर शुरू क्यों किया। देखिए, 1991 में जब यूक्रेन बना तो उसने रूस के साथ मिलकर CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन न तो नेटो के साथ गया और न ही यूरोपियन यूनियन के सदस्यता ली उसने, माने दोनों ही पक्षों से वो अलग रहा, निरपेक्ष रहा। ये ठीक है कि वो CIS से भी दूरी बनाने लगा। धीरे धीरे उसका CIS से उसने अपनी दूरी बना के रखी। समय बीतने के साथ वास्तव में तो अमेरिका ने ही यूक्रेन को नेटो के साथ आने के लिए आमंत्रित किया, उस पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू किया। और नेटो का गठन वास्तव में रूस के विरोध में, रूस के खतरे से निपटने के लिए ही अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया था। अब उसमें लगभग 30 देश हैं, लगभग क्या 30 ही देश हैं। इसलिए रूस यूक्रेन को नेटो में किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। ये सब विस्तार में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ये शॉर्ट में बात हुई। अब ये समझिए कि अमेरिका के आमंत्रण पर यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस अमेरिका को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस ने अमेरिका के भरोसे उसको आंखें दिखा रहे यूक्रेन पर हमला करके सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी है कि देखें जरा किसमें कितना है दम। और मेरा स्पष्ट मानना है कि यह युद्ध इसलिए लंबा खिंच रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले के पहले दिन से ये चाहता है कि उससे सीधे अमेरिका सामने आकर लड़े। ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन आगे जो मैं घटनाक्रम बताने जा रहा हूं उससे आपको मेरी बात बहुत स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगी। देखिए, अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए रूस ने अब तक 3 कोशिशें सीधे तौर पर की हैं। पहली कोशिश, अमेरिका से प्रेम की पींगें बढ़ाने के कारण यूक्रेन पर रूस ने सीधे हमला कर दिया। ये युद्ध अभी चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को धमकाया कि यदि रूस ने नेटो देशों पर हमला किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ये देखिए, ये समाचार आपके सामने है। इसके बाद 25 फरवरी को अखबारों में खबर छपी कि रोमानिया, जो कि नेटो सदस्य है, ध्यान रहे, नेटो सदस्य रोमानिया के एक जहाज पर ब्लैक सी में रूस ने मिसाइल दाग दी। यह हमला टेक्निकली नेटो पर ही किया गया माना जाएगा। इसलिए अमेरिका को इस हमले के बाद सामने आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। रूस का ये दूसरा प्रयास विफल हो गया। इसके बाद 26 फरवरी का समाचार द जापान टाइम्स का देखें, जिसके अनुसार ब्लैक सी में ही वहां से निकल रहे जापान के एक नामुरा क्वीन नाम के जहाज पर आकर एक रशियन मिसाइल गिरी। माने रशिया ने एक मिसाइल जापानी जहाज पर गिराई। ये देखिए, ये उस जहाज का फोटोग्राफ है।
ये मिसाइल के गिरने से नुकसान इस जहाज को पहुंचा, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये रूस का तीसरा प्रयास था। एक प्रयास लगातार जारी है जो यूक्रेन पर हमला चल रहा है। अब इस समीकरण को समझिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास है। हालांकि जापान नेटो का सदस्य नहीं है। सुरक्षा गारंटी के कारण जापानी जहाज पर हमले का जवाब अमेरिका को देना है, पर अमेरिका सीधे आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो रहा एक पक्ष। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपियन देश रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में जो बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उन्होंने जो इन कोशिशों के चलते 27 फरवरी को जो उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, उसे बहुत बड़ा प्रतिबंध कहा गया। यहाँ तक कि कहा गया कि यह रूस पर आर्थिक परमाणु हमला है। इसे ध्यान से समझिए। स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से यूएसए, कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन आदि सभी देश रूसी बैंकों से आर्थिक लेन देन रूस की करेंसी रूबल में करते हैं। इन सभी देशों ने मिलकर रूस के सभी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया, यानी उनको वो इन बैंकों से कोई लेन देन नहीं करेंगे, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी बैंकों को स्विफ्ट से निकाल दिया। स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है एक, है ना, ऐसे समझ लीजिए। इससे रूसी सरकार सहित वहाँ के नागरिकों का, जो आम नागरिक हैं, उनका भी आर्थिक लेन देन अचानक ठप हो गया। अब भी ठप है। इसके कारण केवल एक दिन में रशियन रूबल 30% तक गिरा है। यह बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट की शुरुआत है। भविष्य में ये रूबल कहाँ जाके रुकेगा कोई पता नहीं है। स्विफ्ट से निकाले जाने के कारण रूस अपने इतिहास की सबसे भयानक आर्थिक त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। उसको पता नहीं है आर्थिक रूप से वो कैसे अपने को संभालेगा। इसलिए इस कदम को रूस पर आर्थिक परमाणु बम गिराना बताया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे में रूस क्या करेगा। देखिए, अमेरिका सहित यूरोपियन देश यूक्रेन को लड़ने के लिए भारी मात्रा में आज भी आधुनिक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन सरेंडर को तैयार नहीं है। अभी बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 5 घंटे, माने यूक्रेन और रूस, इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में 5 घंटे चली बातचीत बिल्कुल बेनतीजा समाप्त हो गई। इसमें कोई हल नहीं निकल पाया। अमेरिका रूस से सीधे मुकाबला करने सामने आ नहीं रहा है जो रूस चाहता है। पुतिन के स्वभाव से जो परिचित हैं उन्हें पता है कि वो कितने जिद्दी हैं। इसलिए उन्होंने स्विफ्ट से निकाले जाने के तुरंत बाद अपने सभी परमाणु हथियारों को एक्टिवेट मोड पर तैयार कर दिया है। ये जो रूस ने अपने जो परमाणु हथियारों को एक्टिवेट मोड पर लाके रख दिया है, इसकी अमेरिका ने केवल आलोचना की है। अमेरिका भी इससे वास्तव में परेशान हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि यदि पुतिन को यह युद्ध अपनी उम्मीद से अधिक लंबा खिंचता दिखता है तो वे इसे समाप्त करने के लिए किसी बहुत छोटे स्तर के परमाणु बम को यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर गिराकर उसे समाप्त कर देंगे। इस युद्ध का समाप्त कर सकते हैं। जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त किया था। ये इसका सीधा सा एंगल है। यह संभावना इसलिए भी है क्योंकि रूस का आज भी कहना है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो रूस की दी हुई टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली रूस की बहुत सारी लेबोरेटरीज, परमाणु लेबोरेटरीज यूक्रेन में ही थी, जो पार्टीशन के बाद, अलग होने के बाद वहीं रह गई। टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास, रूसी टेक्नोलॉजी आज भी परमाणु बम बनाने की यूक्रेन के पास उपलब्ध है, जिसे रूस हर हालत में नष्ट करना चाहता है। अब जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है उसका जवाब ये है कि कीव पर रूस का परमाणु बम यदि गिरता है तो उसके जवाब में अमेरिका या कोई यूरोपीय देश रूस पर परमाणु बम गिराएगा। ये अगर प्रश्न आपके दिमाग में है तो 99.9% इसका जवाब है नो, यानी नहीं, वो नहीं गिराएगा। वे ऐसी भयानक गलती कभी नहीं करेंगे। यदि 0.1% हम मान लेते हैं
कि वो ऐसा कर देते हैं, रिप्लाई दे देते हैं रूस को, तो पहला परमाणु युद्ध हम आप देखेंगे और उसका अंत कैसे होगा ये कोई नहीं बता सकता। ध्यान रहे, मेरी बात ध्यान रखिए, ये केवल एक संभावना है, हम संभावना पर विचार कर रहे हैं, कोई भविष्यवाणी या घोषणा नहीं कर रहे। स्पष्ट है कि परमाणु युद्ध तो नहीं होगा, केवल बहुत छोटे परमाणु बम का उपयोग रूस कर सकता है। तो मन में प्रश्न आता है कि अगर परमाणु युद्ध नहीं होगा तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की कोई संभावना है, यानी परमाणु बमों का प्रयोग किए बिना परंपरागत और आधुनिक हथियारों से ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है क्या? तो इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। इसके लिए मैंने इस चर्चा को सुनने समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, हमारे सभी वीडियो अपने सभी मित्रों और साथियों के साथ शेयर जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।